Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we're going to discuss forms and functions. इससे पहले एक्चुअली हमने forms and function में कुछ important जो initial beginning के अंदर topics थे वो कवर किए थे, तो उसके बाद there was a gap. तो इस वीडियो के अंदर हम लोग रिविज़न करेंगे वो सारे टॉपिक्स का जो कि so far हमने कवर किए हैं. आप समझ लीजिए ये एक वन शॉट है ऑफ द इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर. सबसे पहले समझते हैं इस चैप्टर के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में. तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को समझने के लिए आपको वर्ड न्यूट्रिशन क्लियर होना चाहिए. न्यूट्रिशन का मतलब बेसिकली होता है कि फूड को किस तरीके से ऑब्टेन किया जा रहा है, किस तरीके से, यानी कि प्रोसेस की बात हो रही है, प्रोसेस टू ऑब्टेन फूड. ठीक है. और जो खाना वो ले रहे हैं जिनसे एनर्जी मिल रही है उसको न्यूट्रिशन कहते हैं. तो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. तो न्यूट्रिशन क्या है? वो प्रोसेस है जिससे न्यूट्रिएंट्स को लिए जाते हैं. और न्यूट्रिएंट्स कुछ भी नहीं, खाना जिससे एनर्जी मिल रही है, जिसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज प्रोड्यूस हो, मतलब न्यूट्रिएंट्स से हमें ग्लूकोज मिले और उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी यानी कि एटीपी प्रोड्यूस हो. अगर हम बात करें प्लांट्स के बारे में, तो प्लांट्स को ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं या ग्लूकोज मिलता है बाय अ प्रोसेस, क्योंकि वो लोग होते हैं ऑटोट्रॉफिक. और एक प्रोसेस जिसका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज. और यहाँ पे ऑक्सीजन भी रिलीज़ होती है. अच्छा, इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास एक पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है उसका इस्तेमाल होता है. और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट होती है. ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो मिनरल्स. तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली मिनरल्स के बारे में पढ़ना ही है. हम लोग कहते हैं ना, ये सॉइल जो है ये मिनरल्स रिच सॉइल है, मिनरल रिच सॉइल है या फिर न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है. उसका मतलब होता है कि उसके अंदर बहुत अच्छा अमाउंट है इम्पॉर्टेंट मिनरल्स का, जो कि प्लांट को चाहिए होता है फॉर डिफरेंट थिंग्स. डिफरेंट थिंग्स के अंदर जैसे प्लांट को क्लोरोफिल बनाना है, तो क्लोरोफिल बनाने के लिए उसको मैग्नीशियम चाहिए, उसको आयरन भी चाहिए, और भी कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं. अच्छा, प्लांट्स को फ्रूट की राइपनिंग करनी है. ठीक है. अब कच्चा एक फॉर एग्जांपल एक प्लांट के अंदर एप्पल है, तो वो एप्पल की जो राइपनिंग होगी, जब वो सेब पकेगा, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है. फ्रूट राइपनिंग के लिए फॉस्फोरस रिक्वायर्ड होता है. तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये प्लांट के लिए आप बोल सकते हो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कि प्लांट की बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि प्लांट क्या कर सके, उनसे सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बना सके. अब सेकेंडरी प्रोडक्ट से मुराद यहाँ पे क्लोरोफिल हो गया, और सेल्यूलोज हो गया, पेक्टिन हो गया, लिपिड, प्रोटीन, स्पोरोपोलिन, ये सारे सेकेंडरी एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट को सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है. तो आज के टॉपिक में न्यूट्रिशन की हम लोग बात करेंगे, न्यूट्रिएंट्स की. तो न्यूट्रिएंट्स प्लांट के पास, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बॉटनी का चैप्टर है, प्लांट्स पे फोकस कर रहे हैं. प्लांट्स के केस के अंदर न्यूट्रिएंट्स हमारे पास होते हैं. एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, मैक्रो से पता लग रहा है जो कि ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्लांट को चाहिए, मेन जो एलिमेंट्स होता है. और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो एलिमेंट्स भी आप बोल सकते हो. ठीक है. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं हमारे पास नाइट्रोजन हो गया, और पोटेशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फ़र, सोडियम, सल्फ़र, दोबारा से लिख दिया है. चलें, उसके बाद हमारे पास आता है क्लोरीन हो गया. ये सारे क्या है, चलो मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये भी हमारे ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि प्लांट को ये ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर चाहिए. फिर आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि कम क्वांटिटी में होता है. मैंगनीज, आयरन, जिंक, आयोडीन, ये सारे एलिमेंट्स प्लांट को, कार्बन भी हो गया, ये सारे एलिमेंट्स जो है वो प्लांट को चाहिए होते हैं कम क्वांटिटी के अंदर. लेकिन दिस डजंट मीन्स कि प्लांट को ये एलिमेंट्स नहीं चाहिए होते, कम क्वांटिटी में चाहिए, बट स्टिल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. आई गेस यहाँ पे आयरन, कार्बन नहीं आएगा. अच्छा, उसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा, प्लांट की बॉडी के अंदर होते हैं 14 असेंशियल एलिमेंट्स. असेंशियल एलिमेंट्स. ठीक है. इन असेंशियल एलिमेंट्स में से जो 4 एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं मेन एलिमेंट्स. ठीक
है। अगर आप ह्यूमन के बारे में बात करो, इंसानों के अंदर, हमारे अंदर जो सेवन मेन एलिमेंट्स होते हैं, और वो जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फ़र, फास्फोरस, ये हमारे पास जो है, और कार्बन हो गया, ये 7 एलिमेंट्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक लिविंग ह्यूमन के लिए। तो इसी तरीके से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किए, तकरीबन ये भी 7-8 होंगे। इसके अलावा प्लांट की बॉडी में 14 असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। असेंशियल एलिमेंट्स का मतलब ये है कि ये प्लांट को ज़रूरी चाहिए, ठीक है। एवरी सॉर्ट ऑफ प्लांट रिक्वायर दीज 14 एलिमेंट्स। इन 14 में से 4 आर द मेन वन। प्लांट के लिए 4 एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से? एक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम। दीज आर द 4 इम्पोर्टेंट वन। ये आपको याद रखना है। क्या बोला? 14 असेंशियल एलिमेंट्स हैं, 4 मेन एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ठीक है। कैसे याद करेंगे? देखो, पोटेशियम, मैग्नीशियम दोनों, ये तो सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट और सेकंड वाले, दोनों के लास्ट में सीएम आता है, तो इससे आप याद कर सकते हो। दूसरा, नाइट्रोजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने सुना होगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइकिल चलती है प्लांट में, तो ये इम्पॉर्टेंट है, तभी प्लांट इसको फिक्स कर रहा है, ठीक है। इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है, फिर ये वो कितनी मेहनत कर रहा है, तो नाइट्रोजन इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये, इसके आगे हम लोग यूजेस पढ़ेंगे, लेकिन आप याद करने के लिए आप ये याद रख सकते हो कि अच्छा, इसके लिए आप एक काम करो, एक फर्टिलाइज़र आता है, ठीक है, एक फर्टिलाइज़र जिसको NPK फर्टिलाइज़र कहते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये 3 एलिमेंट प्लांट की बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी उस फर्टिलाइज़र के अंदर ये 3 एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया हुआ होता है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम याद हो जाएंगे अब, ठीक है। तो NPK एक फर्टिलाइज़र होता है एक्चुअली में रियलिटी के अंदर, और बहुत वास्टली यूज़ किया जाता है, कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये याद हो जाएंगे आपको 4 मेन एलिमेंट्स, NPK एंड मैग्नीशियम। उसके बाद प्लांट को एक प्लांट मेरे पास डेजर्ट के अंदर है, ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स जिन्हें कहा जाता है, और एक प्लांट जो है वो हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन में है। तो दोनों प्लांट्स को जो मिनरल्स की क्वांटिटी चाहिए होगी वो डिफरेंट होगी। तो मिनरल्स का अमाउंट जो प्लांट को चाहिए होता है वो वेरी करता है प्लांट के लोकेशन पे, मीडियम पे, टाइप पे, सही है। लेकिन जो प्लांट मिनरल्स लेता है, अब ये क्वेश्चन है कि ये मिनरल्स आते कहाँ से? तो ये ज़्यादातर मिनरल्स आते हैं हमारे पास सॉइल से। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्लांट ऑब्टेन असेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्राइमरीली फ्रॉम वेयर? तो फ्रॉम सॉइल, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास एक टर्म है न्यूट्रिएंट साइकिल, एक बुक में लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट साइकिल। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या होता है। कुछ भी नहीं होता। देखो, एक प्लांट है, इसका मतलब ये कि एक प्लांट की बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो एक्चुअली में फिर एक साइकिल चलेगी और वो सॉइल में आ जाएंगे, फिर सॉइल से दोबारा से दूसरा प्लांट ग्रो होगा तो उसके अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा। एक प्लांट है, उसकी बॉडी में ऑफकोर्स बहुत सारे मिनरल्स हैं। अब इस प्लांट की डेथ हुई तो ये सॉइल में चला गया। यहाँ पे क्या हुए, एक सेकेंड, जब ये प्लांट की बॉडी को डिकम्पोजर्स होते हैं सॉइल के अंदर, वो इसे डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करने से जो इसकी बॉडी में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे सिंपल एलिमेंट फॉर्म के अंदर, जो कि सॉइल में मिनरल्स बन जाएंगे, सही है। दोबारा से इस सॉइल से एक नया प्लांट जब ग्रो होगा, ठीक है। तो ये साइकिल इस तरीके से चलता रहेगा। इसको कहते हैं क्या? न्यूट्रिएंट साइकिल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की इम्पोर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है और उनकी डेफिशिएंसी से क्या चीज़ होती है। फर्स्ट वी हैव नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्लांट की बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? आपको मेन पॉइंट्स पे फोकस करना है, ये नहीं आप पूरा रट्टा लगा लो, क्योंकि आफ्टर सम टाइम आप भूल जाओगे। क्योंकि ऑफकोर्स आई कैन अंडरस्टैंड इतने सारे एलिमेंट, फिर उनके हर एक का आप रोल याद करो, फिर उनकी डेफिशिएंसी से क्या होगा। इट्स बिट कॉम्प्लिकेटेड। सिंपली समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप याद रखोगे। अगर रोल की बात करें तो हमें पता है कि नाइट्रोजन किस किस चीज़ में इस्तेमाल होता है। अमीनो एसिड बनाने में नाइट्रोजन इस्तेमाल होता है, ठीक है। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है ना, बस कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमोनिया ग्रुप,
हाइड्रोजन एंड रेडिकल चेन, रेडिकल ग्रुप। तो ये हमारे पास एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। आई गेस अमोनिया वाला जो ग्रुप है वो यहाँ पर आएगा इस साइड पे, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप उस साइड पे, जिस कन्फर्म दैट बाकी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। अमीनो एसिड बनाने के लिए नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होता है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन। तो अब समझ आ रहा है कैसे कनेक्ट करेंगे कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो प्रोटीन नहीं बनेगा। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड, उसके स्ट्रक्चर में भी आप देखोगे तो नाइट्रोजन एक मेन कंपोनेंट की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड हमारे पास पेंटोज शुगर, उसके बाद हमारे पास बेस होती है नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस में नाइट्रोजन मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है, और फॉस्फोरिक एसिड, ये तीन चीज़ें बनाती हैं एक न्यूक्लियोटाइड। और फिर न्यूक्लियोटाइड की चेन को हम लोग न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, डीएनए आरएनए जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, उसके बाद क्लोरोफिल। ये तीन चीज़ें बनाने के लिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है। अगर तो डेफिशिएंसी हो जाती है नाइट्रोजन की, तो आप मुझे खुद बताओ क्या होगा? प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है, अगर क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो इसको हम लोग इस कंडीशन को बोलते हैं क्लोरोसिस। ये टर्म आपने याद रखनी है। क्लोरोसिस का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल, और जो लीव्स हैं वो येलो हो जाते हैं। ठीक है, और अब प्रोटीन नहीं बनने से सेल डिवीज़न पे भी इफ़ेक्ट होता है। और जो ग्रोथ है, प्रोटीन से क्या होता है? प्रोटीन से ग्रोथ होती है, इसीलिए जो एथलीट्स वगैरह हैं वो प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो अब प्रोटीन से ग्रोथ होती है, नया स्ट्रक्चर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का न्यू स्ट्रक्चर प्रोटीन से फॉर्म होता है। अब प्रोटीन नहीं है तो सेल की ग्रोथ भी रुक जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है, वो कौन सा है? वो फॉस्फोरस है। ठीक है, NPK हमें करना है। तो फॉस्फोरस के अंदर हमारे पास सबसे पहले फ्रूट की राइपनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ आपने याद रखी है, वो ये जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज है उसकी ट्रांसलोकेशन यानी कि ट्रांसपोर्ट के लिए, पत्तों से रूट्स के पास ग्लूकोज कैसे जाएगा, तो उसके लिए फ्लोएम के थ्रू जाता है। तो फॉस्फोरस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दैट। अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाए तो फ्रूट की राइपनिंग नहीं होगी, और जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्लोएम के अंदर ब्लॉकेज होगा और जाइलम के अंदर भी वाटर की मूवमेंट इफेक्ट होगी। सही है। अच्छा, फास्फोरस हमें पता है कि फास्फोरस जो है ATP के अंदर फास्फोरस एक मेन चीज़ है, NADPH के अंदर मेन चीज़ है, तो ये एक एलिमेंट्स के अंदर। और चौथा ये कि ये तो आसान है, फॉस्फोलिपिड हमें पता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो उनके अंदर भी सही काम नहीं होगा ये। अच्छा, उसके बाद आता है पोटेशियम, जिसको आप K से रिप्रेजेंट करते हो, इसको हम बाद में कवर करेंगे। इसके अच्छा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, और ये हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट NPK, और लास्ट वाला कौन सा था? मैग्नीशियम। ये हमारे पास 4 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अभी दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी जो रह गए हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जहाँ पे पोटेशियम और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिंक, आयरन, क्लोरीन, वहाँ पे डिस्कस करेंगे।